नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। ये मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध। पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से करोड़ों मील पीछे छोड़ दिया है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके कई सारे आधार हैं। हम ये बात भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत ने हाल ही के दिनों में क्या क्या नई डील की है, कौन कौन से ऐसे नए कदम उठाए हैं जिसके चलते पाकिस्तान को फिर एक बार धूल चाटने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाई थी। भारत ने पाकिस्तान की जितनी भी एयर बेसेस थी उनको तबाह कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उस आतंकी ठिकानों पर भी भारत की मिसाइलें कहर बनकर टूटी थी। और इसके बाद पाकिस्तान बाप बाप चिल्लाया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को साथ मिला कुछ वक्त के लिए अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की, जिसके बाद जो है पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था वो सीज फायर के लिए उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि भारत ये बात साफ तौर पर कहता है कि इस सीज फायर में किसी भी तरह से अमेरिका का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बकायदा ये कहते रहे कि नहीं, ये सीज फायर मैंने कराया है। ट्रंप ने दर्जनों ये बात करी। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था, इसलिए लगा दिया। इन तमाम चीजों से पाकिस्तान बेहद प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अमेरिका के रूप में उसे एक ऑल टाइम एलाई मिल गया है और ये भारत के खिलाफ एक के बाद एक कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान खुश हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो भारत के इस हालात पर हंसेगा। लेकिन भारत ने एक एक करके इन चीजों को ठीक किया। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी फर्जी जीत के दावे किए और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। उसके बाद आपको पता है, आसिम मुनीर अमेरिका में के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ लंच पर भी गए। वहां पर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, वहां पर विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन असली वाहवाही लूटी आसिम मुनीर ने। और इसके बाद से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो गए हैं। अमेरिका ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया, तब तो उसके बाद से पाकिस्तान जो है बाग बाग हो गया था। उसे लग रहा था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है अब रसातल में चले जाएंगे और पाकिस्तान इन तमाम चीजों से बहुत खुश हो रहा था। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान पर कुछ इस कदर स्ट्राइक की कि पाकिस्तान अब बगले झांकने पर मजबूर है। पाकिस्तान जो है अब एक बार फिर से घुटनों पर आ गया है और भारत ने सिर्फ डिफेंस के क्षेत्र में नहीं, भारत ने सिर्फ कूटनीति के क्षेत्र में नहीं, बल्कि क्रिकेट के क्षेत्र में भी पाकिस्तान पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। इन तमाम चीजों की हम बात करेंगे, एक एक करके मैं तमाम मुद्दे आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि वो कौन कौन से 6 मुद्दे हैं जिनके चलते मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आज भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। सबसे पहला मुद्दा है यूरोपीय यूनियन की भारत के साथ महाडील। दूसरा मुद्दा है अमेरिका के साथ ट्रेड बिल पर मुहर। तीसरा मुद्दा है बांग्लादेश में तारिक राज और सुधरते संबंध। चौथा मुद्दा है फ्रांस के साथ भारत की डिफेंस डील। पांचवा मुद्दा है अब बूंद बूंद को मोहताज होगा पाकिस्तान। छठा मुद्दा है क्रिकेट में भी धूल चटाई। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, एक एक करके हम इन तमाम मुद्दों को छूएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान बूंद बूंद को मोहताज होने वाला है। तो भारत ने पाकिस्तान पर एक जबरदस्त स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक ये है कि अब बूंद बूंद को मोहताज होगा पाकिस्तान। आपको पता है, भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। उसके बाद जो मौसम आया वो बरसात का मौसम था। ठंड का मौसम भी जा चुका है और अब गर्मी का मौसम आने वाला है, जिसके बाद पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को पड़ेगी। एक तरफ सिंधु का पानी रोका जाएगा, दूसरी तरफ अब रावी का पानी भी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठा ही दिया है। यूं तो रावी नदी के पानी पर पूरा हक भारत का है। इससे कायदे से पंजाब के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, लेकिन ये फायदा अभी तक हो नहीं रहा था और रावी
का जो ज्यादातर पानी है वो पाकिस्तान बह जाया करता था, लेकिन अब भारत ने इस नदी पर एक बांध बना दिया है और इस बांध बनाने के बाद भारत अब इस पूरे के पूरे पानी को रोक सकता है। आपको यह भी पता होगा कि पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, ये जो तमाम इलाके हैं, इनकी जो पूरी की पूरी खेती है ये सिंधु के पानी पर निर्भर करती थी। सिंधु के पानी को तो रोका जा रहा है, लेकिन एक बड़ा भूभाग रावी के पानी पर भी निर्भर हुआ करता था। ये लोग अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, पीने के पानी के लिए रावी के इस पानी पर भी निर्भर हुआ करते थे, लेकिन रावी का पानी इनके लिए रुक जाएगा। दरअसल भारत कई साल से यहां पर एक डैम बना रहा था। इस बांध का नाम शाहपुर कांडी है और इस बांध के बन जाने के बाद जो है भारत जो है अब रावी का ज्यादातर पानी रोक देगा। इस ज्यादातर पानी के रोकने के बाद पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों के अंदर जो खेती किसानी है उसके लिए त्राहिमाम हो जाएगा और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने यहां पर पानी के लिए भारत से आने वाली नदियों पर निर्भर करता है। भारत के साथ उसने लगातार अपने संबंध बिगाड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले भारत ने साफ साफ ये कहा था कि भारत ने अब सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। ये सिंधु जल समझौता वही समझौता था जो पिछले कई दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन भारत ने साफ किया था कि एक ऐसा जल समझौता है जिससे भारत को ज्यादा नुकसान है और पाकिस्तान को फायदा ही फायदा। लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रावी के पानी को रोक कर करी है। रावी के इस पानी को रोकने के बाद पाकिस्तान को अब बूंद बूंद के लिए मोहताज होना पड़ेगा। रावी के इस पानी पर शाहपुर कांडी डैम जो बनाया गया है वो 31 मार्च तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और 31 मार्च के इस कंस्ट्रक्शन के पूरा हो जाने के बाद पूरी गर्मी और पूरी बरसात जो है और पूरी ठंड, अब रावी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसके चलते पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है फ्रांस के साथ भारत की महाडील। ये महाडील डिफेंस क्षेत्र को लेकर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर हैं और इसके बीच भारत और फ्रांस के बीच ये महाडील साइन होने जा रही है। भारत सरकार ने फ्रांस से 114 4.5 जनरेशन के राफेल को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद अब ये राफेल जो है जल्दी फ्रांस से खरीदे जाएंगे। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से ये करार हुआ है और इस डील की कुल कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये भारत के इतिहास में हुई अभी तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। इससे बड़ी डिफेंस डील आज तक नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा इसका एक फायदा यह है कि डसॉल्ट कंपनी के साथ भारत इन 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खुद बनाएगा। 4.5 जनरेशन के ये लड़ाकू विमान, इनकी जो ताकत है, इनका जो लोहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देख चुके हैं। राफेल से पाकिस्तान पर जितने निशाने लगाए गए वो अचूक थे। इससे पहले भी राफेल की 2 स्क्वाड्रन भारत आई थी और इन 2 स्क्वाड्रन के भारत आने के वक्त बहुत हल्ला हुआ था, बहुत राजनीतिक शोर हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने यहां तक कहा था कि इस डिफेंस डील के अंदर जो है वो कमीशन खाया गया है और चौकीदार चोर है। लेकिन राहुल गांधी तमाम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरी की पूरी डील के अंदर किसी तरह की कमीशन ली गए हैं या किसी तरह की रिश्वत खाई गई है, इसके किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिले थे। जिसके बाद राहुल गांधी को इस मुद्दे को बैक बर्नर पर रखना पड़ा था। अब भारत के साथ ये अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जल्दी ही भारत जो है वो अपने मतलब के राफेल विमान जो है भारत के अंदर ही बनाएगा। कुछ विमान चालू हालत में खरीदे जाएंगे, लेकिन उसके बाद के जितने विमान हैं वो भारत की जो जितनी भी HAL है, DRDO है, उनके साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी में इस राफेल विमान को विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा फ्रांस पिनाका में दिलचस्पी दिखा रहा है। पिनाका को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये एक मल्टी बैरल लॉन्चर है। पिनाका से कंपटीशन में जो दो सिस्टम हैं उसमें से एक अमेरिका का है और एक रशिया का है। इनका नाम है हमार्स और साथ ही साथ टॉर्नेडो एस। हमार जो है इसकी कीमत 19.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन वहीं पिनाका की कीमत 2.3 करोड़ के आसपास है। यानी कीमत में जमीन आसमान का अंतर है। वो ये चाहता है कि जो उसके M270 जो रॉकेट सिस्टम है उसको फ्रांस अब अपग्रेड करना चाहता है, जिसके चलते वो पिनाका की तरफ देख रहा है। पिनाका की जो कॉम्पिटेंस है उसको टेस्ट किया जा चुका है और ये भारत के जो शस्त्रागार है उसका एक बेहद अचूक शस्त्र है। और पिनाका जैसे सिस्टम डीआरडीओ ने कई सारे और डेवलप किए हैं, जिसके चलते भारत डिफेंस का एक बड़ा निर्यातक बना है। लेकिन फ्रांस के साथ इस महाडील के बाद भारत जो है 10 साल की स्पेसिफिक डिफेंस डील भी फ्रांस के साथ करने वाला है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान जैसों देशों के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। इसके अलावा भारत ने जो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो है क्रिकेट मैच। एक अनुमान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में 4,500 करोड़ रुपए दांव पर लगे होते हैं। इसमें अगर मैच जो टीम है उसको जोड़ा जाए, अगर ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स जोड़े जाए, ब्रॉडकास्टिंग के एडवर्टाइजमेंट जोड़े जाएं, इसके अलावा मैच की जो टिकट बेचने से जो कमाई होती है, इसके अलावा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म को राइट्स दिए जाते हैं, उन सब की कीमत 450 करोड़ के आसपास होती है। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटा दी है। पाकिस्तान से भारत 61 रनों से जीता है। भारत ने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं दिया था, 175 रन का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन इस 175 रनों के लक्ष्य को पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि 100 रन बनाते बनाते उसकी पूरी टीम जो है हाफने लगी थी। 100 रन बनाते बनाते उसकी टीम की बड़ी संख्या में बल्लेबाज जो है वो पेविलियन चले गए थे। ईशान किशन की 77 रनों की पारी जो है वो इस मैच की सबसे यादगार पारी रही और ईशान किशन की इस 77 रनों की पारी के साथ भारत ने पाकिस्तान को इस मैच से बहुत दूर कर दिया था। रही सही कसर हमारे बॉलर्स ने पूरी कर ली। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक विकेट लिया, उसके बाद विकेट पतन का सिलसिला लगातार चलता रहा। साहिबजादा और बाबर आजम जैसे पाकिस्तान के बैट्समैन धूल चाटते हुए नजर आए और भारत ने इस मैच के अंदर, जो प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मैच था, उसके अंदर अपने ऐसे बॉलर से भी गेंदबाजी करा दी जो कभी रेगुलर बॉलर्स है ही नहीं। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा ये तक गेंदबाजी करने के लिए आए और रिंकू सिंह जो है वो पाकिस्तान का एक विकेट चटका कर भी गए। ये साबित करता है कि भारत जो है डिफेंस के क्षेत्र में नहीं, भारत इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं, भारत इनोवेशन के क्षेत्र में नहीं, भारत अपनी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के क्षेत्र में नहीं, भारत लगातार उन्नति के क्षेत्र में नहीं, भारत अपनी जीडीपी की वजह से नहीं, भारत अपनी खुशहाली की वजह से नहीं, बल्कि क्रिकेट के क्षेत्र में भी पाकिस्तान से 19 की जगह 20 नहीं बल्कि 30 है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान अगर 19 पर खड़ा हुआ है तो भारत 30 पर खड़ा हुआ है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है भारत T20 में वर्ल्ड कप का T20 के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग की नंबर 1 टीम है। वहीं पाकिस्तान का नंबर 6 या 7वें पर आता है। उनका नंबर इतने नीचे है कि मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता। ये साबित करता है कि भारत हर क्षेत्र में हरफन मौला है और आप कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए, पाकिस्तान को भारत बुरी तरह धूल चटाता ही है। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश में तारिक रहमान का जो राज आया है, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत ने तारिक रहमान के शपथ विधि में शामिल होने के लिए भारत के जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको भेजा है। ये निमंत्रण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों के साथ होने वाली अपनी मुलाकात के चलते और डिफेंस डील के चलते इस शपथ विधि के अंदर शामिल नहीं हो सके। लेकिन तारिक रहमान के आने के बाद
पाकिस्तान को थोड़ा इंतजार नहीं, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीएनपी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, वो जमात की तरह नहीं है, वो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली नहीं बन जाएगी। आपको याद होगा हाल ही के चुनाव में एक तरफ तारिक रहमान की पार्टी खड़ी थी, दूसरी तरफ जमात और एनसीपी समेत कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन तारिक रहमान की पार्टी ने लैंडस्लाइड जीत 2/3 बहुमत वहां पर अर्जित किया। तारिक रहमान के बारे में बताया जाता है कि तारिक रहमान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा हुई थी, उसके बाद निर्वासित होकर वो लंदन रहने चले गए थे। लंदन रहते वक्त जब उनकी मां खालिदा जिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, वो मृत्युशैया पर थी, उस वक्त तारिक रहमान खुद वापस बांग्लादेश लौट कर आए और उन्होंने इन चुनाव का सामना करने की सोची। ये चुनाव 12 तारीख को हुए थे और 12 तारीख को हुए इन चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। अब बीएनपी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, वो जमात या एनसीपी की तरह काम नहीं करेगी, वो छात्रों के उस उग्रवादी संगठन की तरह काम नहीं करेगी जिन्होंने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने के लिए, शेख हसीना के निर्वासन के लिए हर तरह की हरकतें करी थी। बांग्लादेश को जला दिया था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बीएनपी के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश अब आईएसआई और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली नहीं रहेगा। अपनी शपथ विधि के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर तारिक रहमान ने खुद एक बड़ा संदेश दिया है कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध और बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन तारिक रहमान के इन संकेतों के बाद जो है पाकिस्तान की पेशानी पर जरूर बल पड़े होंगे। उसको ऐसा लगता होगा, हाल ही में जो वर्ल्ड कप का जो क्रिकेट हुआ था उसमें पाकिस्तान ने जानबूझकर बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप क्रिकेट से बाहर करवा दिया और उनसे ये कंडीशन रखवा दी कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ये हालात बीते दिनों की बात हो चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि तारिक रहमान के सत्ता में आ जाने के बाद, तारिक रहमान की कमान संभाल लेने के बाद बांग्लादेश में अब चीजें बेहतर होंगी और भारत के साथ उनके संबंध और सुधरेंगे और ये आने वाले समय में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मोहर। आपको पता है ना, जब आसिम मुनीर व्हाइट हाउस के अंदर लंच खा रहे थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। यहां तक कहा गया था कि अब भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो पाताल के अंदर चले जाएंगे और जो कुछ अब अमेरिका के अंदर होगा, जो कुछ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच होगा, वो भारत के लिए और मुसीबतें खड़ी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था और तर्क ये दिया था कि भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, इसीलिए ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा टैरिफ जो है 25% टैरिफ लगाया गया था और 25% पेनल्टी लगाई गई थी। ये टैरिफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत था, लेकिन भारत ने इन तमाम चीजों के साथ बड़े पेशेंस के साथ डील किया, बड़े सब्र के साथ डील किया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है वो तापमान बढ़ाने वाले बयान देते थे। उन्होंने दर्जनों बार ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो उन्होंने कराया था। ये भारत की विदेश नीति को कतई मंजूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने किसी भी तरह से इसका उग्र जवाब नहीं दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ऐसे बयान दे रहे थे, उकसावे वाली बयानबाजी कर रहे थे, भारत ने बेहद सब्र से उन तमाम बयानों का जवाब दिया और ट्रेड डील पर बात करते करते धीरे धीरे ये ट्रेड डील कुछ इस कदर हो गई कि भारत और अमेरिका के बीच अब इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस ट्रेड डील के बाद भारत के सामानों पर 18% का टैरिफ लगेगा, यानी 50% का टैरिफ हट गया है और जल्दी ही इस पूरी की पूरी ट्रेड डील को अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार और बेहतर हो सकेगा और भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा निर्यातक और एक अहम ट्रेड साझेदार बन सकेगा। इस डील ने भी पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है, क्योंकि ये डील पाकिस्तान को नहीं मिली बल्कि ये डील भारत को मिली है और पाकिस्तान से कम टैरिफ जो है वो भारत को अपने उत्पादों पर लग रहा है। ये साबित करता है कि सांच को आंच नहीं, अगर आप सब्र के साथ अपनी चीजों को अंतिम परिणति की तरफ ले जाते हैं तो उसका भी एक बहुत सार्थक
परिणाम होता है। भारत के सब्र ने, भारत के पेशेंस ने अमेरिका जैसे देश को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बदौलत अब ये ट्रेड डील साइन हुई है। इसके अलावा भारत ने यूरोपीय यूनियन से भी एक महाडील की है। यूरोपीय यूनियन के जो पूरे के पूरे नेता थे, जो सभी नेता थे जो यहां पर इस ट्रेड डील को करने आए थे, ये ट्रेड डील जो है 26 जनवरी के तुरंत बाद हुई थी और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं उनसे अब भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है और इस ट्रेड एग्रीमेंट को अमली जामा वहां की जो संसद हैं, अलग अलग देशों की संसद हैं और यूरोपीय यूनियन की जो संसद है या यूरोपीय यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, वो इस एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है इस ट्रेड डील को अमली जामा पहनाएगा और इसके अमली जामा पहनने के बाद जो है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार और बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा भारत ने ब्रिटेन के साथ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी अन्य कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन की है। ये सब बताता है कि भारत धीरे धीरे लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। वो पाकिस्तान से उसका किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं है और भारत जब भी एक कदम उठाता है तो उससे पाकिस्तान को के ऊपर घड़ों पानी गिर जाता है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लिहाजा इन 6 इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान को अब ऐसा लगने लग गया होगा कि भारत से पार पाना या भारत से जीत पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में मुझे अपनी राय जरूर दें। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।